हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले। कुछ ऐसे टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस की या फिर इंटरव्यू की। तीनों की प्रिपरेशन एक साथ ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेज पे ऐसा आपको लग रहा है कि मेरी मेंस आंसर राइटिंग सही नहीं है, या फिर मैं पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, मुझे बोलने की अच्छी तरीके से मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, या फिर मैं लिख नहीं पा रहा सही तरीके से, या फिर प्रीलिम्स में मैं जो एमसीक्यूज़ है उससे मैं आंसर नहीं निकल पा रहा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और इन जितने भी टॉपर्स है 2019 के, इनके मार्कशीट हम लोग देखेंगे। मार्कशीट कुछ ऐसे बच्चों की मैं दिखाना चाह रही हूँ जिससे मैं आपको ये बताऊँगी कि क्या आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। हर किसी की एक स्ट्रेंथ होती है, एक वीकनेस होती है। आपको अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करना है सबसे पहले, कि आपको लिखने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो आप, या फिर बोलने में ज़्यादा एक्सपर्ट हो। किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ को अपना हथियार बनाइए और लग जाइए उसके प्रैक्टिस में। क्योंकि हर किसी के पास एक यूनिक टैलेंट होता है। आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हो, आप सबके पास एक यूनिक टैलेंट है। उस यूनिक टैलेंट को ज़रूरत है कि आप लोग उसको बाहर निकाल कर लाओ। समझो कि आपके पास क्या ऐसा पावर है, क्या ऐसा टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो उसको साइड रखिए, लेकिन क्या कर सकते हो उसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि अप्लाइड आपको करना ही है इस फील्ड में। यूपीएससी की अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो आपको कुछ उस भीड़ से अलग होकर तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही होगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस भीड़ से हटकर कुछ ना कुछ तो आपको बोलना ही होगा। तो वो जो भीड़ से अलग अलग हट के आपको कुछ करना है, वो आपके अंदर जो यूनिक टैलेंट है उसी की बदौलत आप कर सकते हो। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐसे जीएस और ऑप्शनल के बारे में, कि किस में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ये बच्चों की एक बहुत बड़ी डिलेमा है कि किस पे फोकस करें। ऐसे पढ़े, एथिक्स पढ़े, जीएस पेपर पढ़े, या फिर ऑप्शनल पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, बस आप कंफ्यूज होकर बैठ जाते हो। तो बात यहाँ कंफ्यूज होने की नहीं है। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करना चाहती हूँ। जो कुछ क्वेरीज है आप सब बच्चों की, मैं उसको यहाँ पे लेकर आई हूँ। कुछ हम लोग बात करेंगे, और इन लोग के टॉपर्स की जो भी यहाँ पे मार्कशीट आई है उसको देखते हुए हम लोग ये समझेंगे कि मेंस 2020 जितने बच्चे दे रहे हैं, या फिर 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो लास्ट तक देखिएगा, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो 2019 के जो टॉपर है प्रदीप सिंह, इनकी हम लोग मार्कशीट देखते हैं। उससे आपको क्या यहाँ पे एनालाइज करना है और क्या चीज़ें गेन करनी है। जब भी आप किसी भी टॉपर्स की मार्कशीट देखते हो तो बस आप देखकर उनको देख लेते हो कि अच्छा इनमें GS1 में इतना पे मार्क्स आया, GS2 में इतना मार्क्स आया, या फिर ऐसे एथिक्स में इतना मार्क्स आया, उसके बाद ठीक है, ओके फाइन। नहीं, ओके फाइन वाली बात बिल्कुल नहीं होती है। आप जिस किसी का भी अगर मार्कशीट देख रहे हो ना, तो आप उसमें से कुछ एनालाइज करने का कोशिश करो। कैसे आप हर एक टॉपर की मार्कशीट देखते हो। सबसे पहली बात, अगर आप नहीं देखते हो तो देखना स्टार्ट कीजिए। मार्क्स आ चुका है बहुत सारे, गूगल्स में आप जब डाउनलोड करोगे तो गूगल में आपको बहुत सारे टॉपर्स की मार्कशीट देखने को मिलेगा। तो वो मार्कशीट ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। बहुत सारी चीज़ आप खुद में भी इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि किस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपको वहीं से आंसर भी मिल जाएगा कि किस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे प्रदीप सिंह की जो मार्कशीट है उसको देखते हैं। ये है यहाँ पे प्रदीप सिंह की मार्कशीट। ठीक है, सिविल सर्विस मेन 2019 का यहाँ पे इनका मार्क्स है। थोड़ा सा ब्लर होगा, पर प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको मार्क्स बोल बोल के भी बताऊँगी, क्योंकि मुझे यही इमेजेस मिले। चलिए सबसे बात करते हैं पहले ऐसे, जो कि यहाँ पे पेपर 1 माना जाता है। ऐसे में इनका मार्क्स है 140, फाइन। GS1 में अगर आप देखोगे तो 108 है। GS2 में बात करें तो 115 है। GS थर्ड में बात करें 101 है। GS4 में आप देख सकते हो 157 है। एंड इनका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें इनका मार्क्स 148 एंड 145 है। साथ ही इनका पर्सनालिटी टेस्ट में आप देखोगे तो 158 मार्क्स है। टोटल कितना है तो 1072। ठीक है, ये आप लोग ऐसे जनरल पर्सपेक्टिव में भी आप लोग ऐसे ही मार्क्स देखते होंगे, बस हो गया। लेकिन अब आपको इसमें से एनालाइज करना है चीज़ें। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आपको पता चलेगा। एक यूपीएससी का टॉपर, आप समझ सकते हो कि इन्होंने टॉप किया, किस बेसिस पे इन्होंने टॉप किया, ये एनालाइज करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हो एसे कितना इंपॉर्टेंट है। 140 मार्क्स इनको एसे में आए, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एथिक्स का 157। आई डोंट थिंक कि एथिक्स में इतने मार्क्स किसी को आज तक मिले हैं। होंगे एक दो ज़रूर होंगे इस तरीके के, लेकिन एथिक्स में आप देख सकते हो कि 157 मार्क्स, विच इज़ वेरी ह्यूज।
और एक टॉप मार्क्स आप कह सकते हो कि 157 मार्क्स लाना। अदरवाइज एवरेज जाता है 120 130 के बीच में ही, लेकिन 157 बहुत बड़ी मात्रा है, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये आप समझ सकते हो, जो कहा जाता है कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, अधिकतर टॉपर्स ये ज़रूर कहते होंगे कि अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो दो तरीके से आ सकते हो। सबसे पहला है कि आपको ऐसे पे ध्यान देना है, दूसरा है कि आपको यहाँ पे GS4 पेपर पे, जो कि आपका एथिक्स पेपर होता है, उस पर ध्यान देना है और अपने ऑप्शनल पे ध्यान देना है। क्योंकि ये तीन ऐसे एरिया होते हैं जिसको आप अगर आप पकड़ के चलो कि तो उसमें आप लोग मार्क्स अगर अच्छे लाओगे तो आप मेरिट लिस्ट में ज़रूर आ जाओगे। लेकिन इनका आप देख सकते हो कि यही तीनों चीज़ को ये पकड़ के चले और ये टॉप कर गए, यानी कि इनसे आगे कोई नहीं निकल पाया, ये इतने अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि देखिए, आप में जो यूनिक टैलेंट होती है ना, मैं बात फिर से कर रही हूँ यूनिक टैलेंट का। यूनिक टैलेंट आप कहाँ दिखा सकते हो? तो ऐसे में दिखा सकते हो, साथ ही एथिक्स में दिखा सकते हो और अपने ऑप्शनल पेपर में अपना कला दिखा सकते हो। बाकी GS1 GS2 GS3 में सारे बच्चे वही वही लिख कर आते हैं जो आप लिख रहे हो, कुछ अलग नहीं होगा। कुछ अलग आप रिप्रेजेंट आपका अलग होगा, आप अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन बातें तो आप लोग सबको एक जैसा लिखते हो। GS1 में जिसमें जहाँ पे आपका हिस्ट्री जोग्राफी है, सोसाइटी है, उसमें सारे बच्चे वही लिख के आते हैं। GS2 में आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, सारे बच्चे वही लिख के आते हैं। GS3 में साइंस एंड टेक है, साथ ही आपका इकॉनमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। मोर और लेस सबका मार्क, सबकी जो कंटेंट होती है वो मोर और लेस सेम ही होती है। कुछ आप उसमें कला नहीं दिखा सकते। कला समझ रहे हैं ना, एक आर्ट होता है कि अपने आंसर में कुछ एक अलग सा यूनिक सा इन्फॉर्मेशन इनपुट करना, ठीक है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इनकी मार्क्स आप देख सकते हो कि 100 अबव है। 100 अबव भी लाना GS2 GS3 में, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो 100 अबव यहाँ इनका मार्क्स आया है, जो कि इसमें भी अच्छा है। लेकिन इनका जो बेसिक अच्छा आपको देखने को मिलेगा वो ऐसे, एथिक्स और इनका ऑप्शनल पेपर है। तो आपको भी वर्क करना है ऐसे में, एथिक्स में और ऑप्शनल पेपर में, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो इनकी इंटरव्यू में जो कि बहुत ही कम मार्क्स हैं, 158 जो है बहुत लेस मार्क्स माना जाता है। क्योंकि आप देखोगे कि जो बच्चे की रैंक बहुत लो है, इवन 500 तक भी रैंक है, उनकी भी इंटरव्यू में मार्क्स आप 200 से अबव देखोगे, 201 2 इस तरीके का मार्क्स होता है। नहीं तो 190 तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जो बच्चे अच्छे से जवाब देते हैं, 3-4 सवाल का भी जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, सेटिस्फाइड कर देते हैं अगर बोर्ड मेंबर को, तो उनको 190 से कम या 180 से कम मार्क्स तो मिलता ही नहीं है। 158 मार्क्स कहने का मतलब है कि इन्होंने सही तरीके से एक कॉन्फिडेंस लेवल में आकर, एक होता है ना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखे और जवाब आप अच्छे से दे रहे हो, तो आपको 160 तो ऐसे ही दे देते हैं, बोर्ड मेंबर 170 ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन 158 मार्क्स यानी कि इन्होंने अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया। यानी क्या कहा जा सकता है इसमें, आप समझ सकते हो कि इनका वीक एरिया था। ये खुद को समझ चुके थे कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने जी जान लगा दिया मेंस में। मेंस में ये इतने अच्छे से खेल गए, इतने अच्छे से इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करके चला कि ये टॉप आ गए। मतलब कोई इनसे आगे नहीं, कोई इनको बीट नहीं कर पाया। मीन्स आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इन्होंने मेहनत किया है, कितना ज़्यादा इन्होंने अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाकर अपने मेंस को इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है। इससे मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे वर्क करना होगा, एनालाइज करना होगा, समझना होगा कि आप कहाँ पे स्ट्रेंथ हो, आपका कौन सा पोर्शन जो है वो वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है। इनका वीक एरिया था यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट, तो इन्होंने अपना परफॉर्म कहाँ किया, तो मेंस में इन्होंने परफॉर्म किया। उसी तरीके से आप लोग को भी ये समझना होगा, ठीक है। अपने ऑप्शनल पेपर को कम मत समझिए। अपने ऑप्शनल पेपर पे जितना आप यहाँ पे कला दिखा सकते हैं, अपना जलवा दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखाने का कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा ऑप्शनल पेपर नहीं है जो कि आप अच्छे से जवाब दोगे और आपको मार्क्स नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरीज आती है, मैम कौन सा ऑप्शनल पेपर में ज़्यादा मार्क्स आता है। आप UPSC की ना 10 साल की पेपर निकाल के देख लो, कोई भी ऑप्शनल की, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा ना कि कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शनल है जिसमें मार्क्स हमेशा हर साल अच्छे आते हैं। नो, नेवर, आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन बात वही आता है ना कि आप कितने अच्छे से कोई भी पेपर लीजिए, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे पेपर लीजिए कि आपको किस पेपर को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बस इस बेसिस पे आप लीजिए और उसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। उसमें जो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है आपके ऑप्शनल पेपर में। आपका नॉलेज भी एक मैटर करता है ऑप्शनल पेपर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन ये इससे, इस मार्कशीट से आप ये समझ गए। आइए एक और मार्कशीट देखते हैं। ये मार्कशीट है यहाँ पे जयदेव CS के, ठीक है, ये भी 2019 के ही मेंस के क्लियर किए हुए। इसमें आप देख सकते हो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे भी बताना चाहती हूँ। एसए में इनका 141 है, जो कि ये फिर से ये एसए को पकड़ के रखे। GS1 में इनका 104 है, GS2 में इनका 107 है, GS3 में इनका 79 है और GS4 में इनका 138 है। और इनका ऑप्शनल पेपर आप लॉ देख सकते हो जिसमें 136 139 है। PT में आप देखो पर्सनालिटी टेस्ट में 201 है,
ठीक है। इनको ये पता था कि पर्सनालिटी टेस्ट में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, यानी कि इनकी बोलने की हैबिट बहुत अच्छी है, आंसर दे सकते हैं, इनका ये प्लस पॉइंट था। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में इनका ये प्लस पॉइंट था, इसलिए ये इनको यहाँ पे पकड़ के रखे। और उसके बाद आप देखो कि इनको GS3 में मात्र 79 नंबर आए, मात्र 79 नंबर, जो कि थोड़ा कम ही होता है। 100 तक पहुँच जाइए तो वो बहुत बेटर होता है, लेकिन इतना कम नंबर लाने के बावजूद भी ये यहाँ पे आपके रैंक में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस बातों को भी आपको समझना होगा। अगर आप लोग में से कोई भी बच्चे जो पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंट अच्छा है, कोई भी आपसे अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उसके कॉन्फिडेंट के साथ आंसर करते हो, बहुत अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर आप लोग को यहाँ पे 200 मार्क्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आप समझ सकते हो टॉपर से सीधे 50 नंबर ज़्यादा, 158 है उनका, यहाँ पे 206 है, 50 नंबर का गेन हो गया यहाँ पे, आप समझ सकते हो। अगर आपने यहाँ पे मार्क्स खोया, GS3 में मार्क्स खोया, तो आपने यहाँ तो गेन किया, इसलिए अपने बेसिक को पकड़ के रखिए। अब यहाँ पे इनका देखिए, GS4 में इनका 138 मार्क्स है, विच इज़ एवरेज। ठीक है, मोर और लेस गुड भी माना जाता है, एवरेज भी माना जाता है। एवरेज आप देखो कि 120-30 के बीच में रहता है, लेकिन इनका यहाँ पे भी अच्छा है। इन्होंने वर्कआउट किया, ये कहाँ वर्कआउट किए, तो ऐसे में किए, एथिक्स में किए, जो कि आपको भी करना है, साथ ही साथ ये PT में किए, यानी कि अपना पर्सनालिटी टेस्ट में ये बहुत अच्छा परफॉर्म किए। फाइन, 1000 से ज़्यादा मार्क्स आए, 1050 नंबर इनको आया। इनका कितना था, 1072 मार्क्स था, और इनको यहाँ पे 1050 मार्क्स आए। ठीक है, वेरिएशन आप देखिए। एक और यहाँ पे देखते हैं, जो कि है भोसले नेहा प्रकाश, जिनका यहाँ पे 15 रैंक आया है इस बार 2019 में। इनका आप देखिए, इसमें मैं कुछ अलग और दिखाती हूँ आपको एंगल। ये भी देखिए, ऐसे में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आई, 140, विच इज़ इस बार का एवरेज, आप समझ सकते हो। एवरेज नहीं होता है, 140 अगर आप लेकर आ रहे हो तो यानी कि आप बहुत ह्यूज लेकर आ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आपने ऐसे लिखा। 160 अगर आपको आ रहा है, क्योंकि बहुत बच्चों को 160 भी आता है, यानी कि आपने ह्यूज मार्क्स लेकर आया, बहुत ही अच्छा आपने जंप किया। ठीक है, GS1 में 105, GS2 में देखिए ओनली 95, GS3 में ओनली 90। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए GS4 में देखिए 147। ठीक है, उसके बाद इनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, सोशियोलॉजी में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पर्सनालिटी टेस्ट में आप देखिए इन्होंने अगेन अच्छा परफॉर्म किया, यानी कि ये कहाँ मार्क खाए, तो यहाँ पे GS2 GS3 में, जो कि इनका वीक एरिया होगा। फाइन, तो ये आप लोग समझिए कि हर किसी में आपको मास्टर बनने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एथिक्स, एसे और आपका ऑप्शनल, इसमें आपको मास्टर बनने का ज़रूरत है। इसमें अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आप मेरिट लिस्ट में तो पक्का आ सकते हो। मेरिट लिस्ट में क्या, आप 150 में आ सकते हो, 120 में आ सकते हो, 110 में आ सकते हो। इतना अच्छा यहाँ पे एक, जिसको कहते हैं ना, मूल मंत्र है। आप लोग इस बेसिस पे मत जाइए कि ऑप्शन कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है, किस में ज़्यादा मार्क्स आता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने ऑप्शन को कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करते हो। कुछ यूनिक लिखने का कोशिश कीजिए, कुछ यूनिक रिप्रेजेंट करने का कोशिश कीजिए। इनका भी आप देख सकते हो कि टॉपर से 20 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा, 22 मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा है टॉपर से। तो ये भी आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा एक ह्यूज जंप इनका हुआ। और यहाँ पे 147 मार्क्स है, जहाँ पे उनका 157 मार्क्स था प्रदीप सिंह का, यहाँ पे 140, उनका भी 140 है। तो ये कुछ ऐसे एरिया है ना जहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेशल फोकस करने का ज़रूरत है। अगर आप एथिक्स और साथ ही साथ आपका यहाँ पे अगर ऑप्शन पेपर में आपका कम आ जाता है ना, तो आप मेरिट लिस्ट में जो है बहुत पीछे आओगे, यानी कि 500 से नीचे ही रैंक आएगा। ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आ भी नहीं पाओ। तो ये 3 कुछ ऐसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे PT में भी, पर्सनालिटी टेस्ट में भी लोग अपने स्ट्रेंथ को पकड़ के चलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे उनका स्ट्रेंथ नहीं है, शायद इनका GS3 पेपर अच्छा नहीं होगा, शायद इनका साइंस एंड टेक अच्छा नहीं होगा। जो बच्चे की GS3 में पेपर कम आते, मार्क्स कम आते, वो साइंस एंड टेक उनका अच्छा नहीं होता, साइंस बैकग्राउंड से वो नहीं होते, तभी उनका जो है यहाँ पे मार्क्स कम आता है। तो कोई बात नहीं, अगर आप साइंस एंड टेक में अच्छे नहीं है ना, तो आप किसी और चीज़ में जहाँ अच्छे हैं वहाँ पे आप अपना गुण लगाइए, वहाँ पे अपनी टैलेंट को दिखाइए। कहने का मेरा सारांश यही है, समराइज़ में अगर करूँ तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आप UPSC में रैंक होल्डर बन सकते हो। आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में लाने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनालिटी टेस्ट में भी अच्छे हो, नहीं भी अच्छे हो, लेकिन फिर भी आप मेंस में अपना जोर लगा दिए, दम लगा दिए, तो आप जो है एकदम पक्का श्योर शॉट हो कि आप मेरिट लिस्ट में आ ही जाओगे। ये आप इसमें समझ चुके होंगे। प्रदीप सिंह ने इस बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। जो बच्चे यहाँ पे डरते रहते हैं कि मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं बहुत लो फील करता हूँ, मुझे डर लगता है बोर्ड मेंबर के सामने, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, इनसे भी नहीं हो पा रहा था।
नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये अपने स्ट्रेंथ को किसने अच्छे तरीके से इन पे वर्कआउट किया, उसी तरीके से आप लोग को भी करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग भी अपने जो मेंस आंसर राइटिंग है उसको ज़रूर कंटिन्यू रखिए। हमारे द्वारा एक प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, अगर आपको हमारे प्रोग्राम में ऐड होना है, जिसमें कि डेली बेसिस में आप लोग क्वेश्चंस को लिख सकते हो, हमें भेज सकते हो, हमारे द्वारा एवेल्युएट करके आपको बताया जाता है कि आपके आंसर को कैसे फ्रेम करना है, कहाँ आप लैक कर रहे हो, किस तरीके से आप अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग बहुत ही इन्हांस हो सकता है और उसके साथ साथ आपको हेल्प भी मिलेगा। तो अगर आपको हमारे इनिशिएटिव से जुड़ना है तो आप लोग को मैसेज करना है rishika.ch77@gmail.com। फिर मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँगी कि आप लोग कैसे हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़रूर स्टार्ट कीजिए, लिखना चाहते हो तो ज़रूर लिखने का कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही थी कि ये आप समझ सकते हो कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पे कम करना है। प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, जब तक आप मेंस की सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे। सबसे पहले आप मेंस की सिलेबस उठाओ, वर्ड टू वर्ड सारे पॉइंट्स को, जितने भी आपका वहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है सिलेबस के तहत GS 1, 2, 3, 4 में, उन सारे टॉपिक वाइज आप उसको उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसको कवर करना स्टार्ट कीजिए, तभी जाकर आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। जब आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिक जो प्रीलिम्स की क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, आपका वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर आपका क्वेश्चंस जो है वो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको अपने स्टडी को एक न्यू डायरेक्शन देके, एक अलग डायरेक्शन देकर अपने स्टडी को तैयार कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते रह जाते हैं, स्टैटिक बुक पढ़ते रह जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रह जाते हैं और नहीं होता है। बट आपको अगर सिलेबस समझना है, कुछ लोग ये भी कहते हैं एवरीथिंग अंडर द सन, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कभी नहीं बनता एवरीथिंग अंडर द सन। हाँ, हालांकि प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो 3-4 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी ने कभी ना सुना हो ना कभी देखा हो, बस वो क्वेश्चन पेपर को टफ करने के लिए आते हैं। तो वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं ना हर साल, उसको कोई अटेम्प्ट नहीं करता इस दुनिया में, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट लेते हैं वो कोई नहीं अटेम्प्ट करता। बट द मेन थिंग इज़ दिस कि आप लोग को ये समझना है कि जो आपका सिलेबस है, मीन्स का जो सिलेबस है, उसमें अगर हर टॉपिक पकड़ के आप आराम से पढ़ जाते हो, उसको कवर अप कर लेते हो, तो फिर क्वेश्चंस उसी से आते हैं। 90% क्वेश्चंस तो मेंस में प्रीलिम्स में उसी से आते हैं, तो आपका उसी से तैयारी हो जाएगा। लेकिन मेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पे फोकस करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो बहुत सारे बच्चे नहीं करते, सोचते हैं कि प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे या फिर नहीं करते। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि नहीं है। जो कुछ इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनका लिखने का प्रैक्टिस बहुत सही होता है, उनकी स्पीड अच्छी होती है, उनको आंसर को अच्छे फ्रेम में करना आता है, तो वो बहुत कम टाइम में ज़्यादा कुछ जो है वो ग्रैप्स कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे इंजीनियर्स के स्टूडेंट और सारे जो है मेडिकल के स्टूडेंट के पास ये टैलेंट है। नो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि बार बार लिखने से ही प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यही चीज़ कहा गया है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। तो उसी तरीके से आप लोग को प्रैक्टिस करते जाना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे डेली विज़न आइज की मैं यहाँ पे मैगज़ीन की लेसन लेती हूँ, डिस्कस करती हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हो। डेली आप लोग को 1 घंटे की या 40 मिनट्स की तो यहाँ पे वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अब जो मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ थोड़ा और एलेबोरेट करके करती हूँ, स्टैटिक पोर्शन को साथ लेकर चलती हूँ। तो ये सारा काम भी आप लोग को करना है, ठीक है। तो एक मैगज़ीन को ज़रूर आप लोग फॉलो करके चलिए, या फिर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उससे नोट्स अगर बना रहे हो, तो फिर मैगज़ीन को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ एक काम कीजिए और अच्छे से कीजिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो ज़रूर मैं यहाँ पे आप लोग के हेल्प के लिए हूँ, आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हो। अगर इसमें ज़रा सा भी, इस लेक्चर में आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पे टॉपर्स के मार्कशीट को देखकर एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर जगह मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, किस लेवल पे कितना तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट पे कितना तैयारी करना है, ये आपको समझना ज़रूरी होगा, और अभी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो लाइक करके जाइएगा, अगर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, या फिर कोई और भी आपके पास क्वेरीज है तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो,
वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब तो आप इस चैनल को कर सकते हो, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से। वहाँ पे भी आपको सारे वीडियोस का लिंक, साथ ही साथ जो जितने भी यूपीएससी मटेरियल होते हैं वो सब मैं शेयर करती हूँ आपसे। मैं वहाँ पे आपके लिए न्यूज़पेपर भी शेयर कर दूँगी। काफ़ी बच्चों को न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं वहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू की, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी आपको चाहिए न्यूज़पेपर भी मॉर्निंग में आपको अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, बस इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। टारगेट आपका 2021 का है, तो अच्छे तरीके से फोकस कीजिए और पढ़ाई कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट विजन आईएएस की मैगजीन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।